नेक्स्ट फिनोमेना होता है स्केटरिंग ऑफ लाइट। बहुत ही इंटरेस्टिंग फिनोमेना, ये आपने 9th क्लास केमिस्ट्री में भी पढ़ा है, टिंडल इफेक्ट में। टिंडल इफेक्ट। स्केटरिंग ऑफ लाइट क्या होती है? लाइट का एटमॉस्फेयर के पार्टिकल्स जैसे गैसेस, वाटर ड्रॉपलेट और डर्ट पार्टिकल, इनसे टकरा के इनमें इमर्ज हो जाना और फिर हर डायरेक्शन में फैल जाना स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहलाता है। ठीक है, स्कैटरिंग के अंदर लाइट अपने 7 कॉन्स्टिट्यूट कलर्स में टूटती है जैसे डिस्पर्जन में टूटती थी। बट ये फिनोमेना होता है कि एब्जॉर्बिंग ऑफ लाइट बाय द स्मॉल पार्टिकल्स सच एज डस्ट पार्टिकल, गैस मॉलिक्यूल्स एंड वाटर वेपर जो हमारे एनवायरमेंट में रहती है। सो दीज पार्टिकल दे अब्सॉर्ब द लाइट एंड द लाइट इमर्जेस आउट इन दी ऑल द डायरेक्शन इज नोन एज स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट का सबसे कॉमन एग्जांपल जो आप लोग डे टू डे लाइफ में देखते हो वो होता है टिंडल इफेक्ट। जब आप लोग सुबह के टाइम पे किसी विंडो से आती हुई लाइट को देख पाते हो तो एक्चुअल में आप लाइट को नहीं देख रहे होते, आप उस लाइट के रास्ते में आने वाले डस्ट पार्टिकल्स को देख रहे होते हो। होता है ना ऐसा, क्योंकि वो डस्ट पार्टिकल लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और चारों तरफ एमिट कर देते हैं। अब इसी फिनोमेना की वजह से हमें स्काई ब्लू दिखाई देता है और इसी फिनोमेना की वजह से हमें सनराइज और सनसेट के टाइम पे स्काई रेड दिखाई देता है। यही फिनोमेना रिस्पॉन्सिबल है कि ट्रैफिक सिग्नल्स को हम लोग रेड कलर का बनाते हैं, ना कि किसी और कलर का। स्कैटरिंग ऑफ लाइट, आसान सी बात। अब स्कैटरिंग ऑफ लाइट में एक क्राइटेरिया लगता है, एक लॉ लगता है जो कि रेले स्कैटरिंग लॉ है। अब ये लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू लॉर्ड रेले, ये एक मैथमेटिशियन साइंटिस्ट थे, मैथमेटिशियन भी थे, फिजिसिस्ट भी थे। तो अकॉर्डिंग टू रेले, द अमाउंट ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट is inversely proportional to the 4th power of the wavelength of incident light। जो लाइट इंसिडेंट हो रही है उसके वेवलेंथ के 4th पावर के इनवर्स में कौन होता है? इंटेंसिटी ऑफ द लाइट या फिर अमाउंट ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अब ये फिनोमेना कैसे काम करता है? मान लो मैंने आपको 2 लाइट्स दी या 2 कलर की लाइट दी। एक मैंने बोला कि मेरे पास में वॉयलेट कलर की लाइट है, तो वॉयलेट के लिए वेवलेंथ होती है वी लैम्डा, या लैम्डा वी ले लेता हूं मैं, लैम्डा वी इज इक्वल्स टू हो गया 400 नैनोमीटर। और मैंने आपको एक और लाइट बोली रेड कलर की लाइट जिसके लिए वेवलेंथ होती है अप्रोक्सीमेटली 700 नैनोमीटर। अब इस फिनोमेना के हिसाब से ज्यादा वो लाइट स्कैटर होगी जिसकी वेवलेंथ कम होगी, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द 4th पावर है। तो अगर मैं बोलूं कि इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग ऑफ वॉयलेट लाइट, देख रहे हो वॉयलेट की वेवलेंथ कम है, तो डिनोमिनेटर जिसका छोटा होगा वो ज्यादा स्कैटर होगा इस फॉर्मूला के हिसाब से। तो इंटेंसिटी ऑफ द स्कैटरिंग ऑफ वॉयलेट लाइट इज मोर देन इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग द रेड लाइट। आसान सी बात। तो वॉयलेट की इंटेंसिटी जो स्कैटर होने की होती है वो ज्यादा होती है और रेड कलर की इंटेंसिटी कम होती है। तो इसी वजह से हमारे एटमॉस्फेयर में व्हाइट लाइट ऑफ सन आती है और ये हमारे एटमॉस्फेयर के पार्टिकल से स्कैटर होती है, तो सबसे ज्यादा वॉयलेट कलर स्कैटर होता है। ठीक है, देन इंडिगो, देन ब्लू, देन ग्रीन, देन येलो, देन ऑरेंज एंड रेड। पर सवाल फिर भी वही है कि जब इंडिगो सबसे ज्यादा स्कैटर हो रहा है इस फिनोमेना की वजह से, जब इंडिगो सबसे ज्यादा स्कैटर हो रहा है इस फिनोमेना की वजह से, तो फिर हमें स्काई ब्लू क्यों दिख रहा है? उसका जवाब मिलेगा आपको इस वीडियो में, जो कि मैंने सालों पहले बनाया था। तो मैंने कहा क्यों ना भी चिपका दूं आप लोगों को। गूगल पे सबसे ज़्यादा सर्च किए जाने वाले सवालों में से एक है वाई स्काई इज ब्लू, मतलब आसमान नीला क्यों दिखाई देता है। कभी ना कभी इस सवाल ने आपको भी परेशान ज़रूर किया होगा, पर मैं कहूँगा सिर्फ नीला ही क्यों, सुबह और शाम के समय स्काई पिंक भी दिखाई देता है और रात को तो एकदम ब्लैक। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि इसके पीछे सन रिस्पॉन्सिबल है तो आप एकदम सही रास्ते पर हैं, पर अभी मंजिल पे नहीं पहुंचे हैं, क्योंकि सन के अलावा 2 और ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि स्काई को ब्लू बनाते हैं। एक है हमारा एटमॉस्फेयर और दूसरे हम। जी हाँ, हम। तो सबसे पहले हम सन पे आते हैं। ऐसा अक्सर माना जाता है कि सन से आने वाली लाइट का कलर येलो या रेड होता है, पर इन रियलिटी सन से जो लाइट आती है वो वाइट होती है और वो 7 कलर्स से मिलके बनती है। ये वही 7 कलर्स हैं जो हमारी आईज देख सकती हैं: वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। अब ऐसा क्या है जो इन 7 कलर्स को अलग अलग बनाता है? वो होती है इनकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ। अब इन कलर्स में वॉयलेट की वेवलेंथ सबसे कम होती है और रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा।
मतलब अगर आप वॉयलेट से रेड की तरफ बढ़ेंगे तो वेवलेंथ बढ़ती जाएगी। अब आप यहां से ये चीज याद रखिए कि वॉयलेट की वेवलेंथ सबसे कम होती है। अब हम बढ़ते हैं हमारे सेकेंड फैक्टर पे, जो कि होता है एटमॉस्फेयर। हमारा एटमॉस्फेयर मेनली 4 चीज़ों से मिलकर बना है, जिनमें सबसे ज़्यादा होते हैं गैस मॉलिक्यूल, फिर वाटर वेपर, फिर वाटर ड्रॉपलेट एंड फिर डर्ट पार्टिकल्स। अब जब सन से आने वाली वाइट लाइट किसी गैस मॉलिक्यूल से टकराती है तो वो गैस मॉलिक्यूल उस लाइट को अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेता है और फिर सातों रंगों में अलग अलग डायरेक्शंस में छोड़ देता है। और इस पूरे फिनोमिना को हम लोग कहते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अब स्कैटरिंग ऑफ लाइट एक रूल को भी फॉलो करती है, जिसके हिसाब से जिस कलर की वेवलेंथ सबसे कम होती है वो सबसे ज़्यादा स्कैटर होता है, मतलब सबसे ज़्यादा फैलता है। तो अगर आप इस फॉर्मूला को देखें तो आपको समझ में आएगा कि वॉयलेट की वेवलेंथ सबसे कम होती है तो वॉयलेट सबसे ज़्यादा फैलेगा। पर सवाल फिर से वही है कि वॉयलेट जब सबसे ज़्यादा फैलता है फिर भी हमें स्काई ब्लू क्यों दिखाई देता है। इस सवाल का जवाब छिपा है सन से आने वाली लाइट के स्पेक्ट्रम में। अब सन से आने वाली लाइट में वॉयलेट बहुत कम होता है और ब्लू बहुत ज़्यादा। अब सन से जो लाइट आती है ना, उस लाइट के अंदर एक्चुअल में वॉयलेट का अमाउंट ही बहुत कम होता है। वॉयलेट उतना आता ही नहीं है, ठीक है। वॉयलेट से ज्यादा क्वांटिटी में आता है ब्लू। वॉयलेट और इंडिगो से ज्यादा कौन आते हैं? ब्लू। तो वॉयलेट कलर के ज्यादा स्कैटर होने के बावजूद भी हमें स्काई ब्लू दिखने के पीछे का एक रीजन ही है। पहला तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट, कि स्कैटरिंग में वॉयलेट सबसे ज्यादा स्कैटर होता है, देन इंडिगो, देन ब्लू। अब आपके पास में सपोज करो मैं बोलता हूं कि आपको कलर्स को मिक्स करना है, ठीक है। आपके पास में एक टब तो वॉयलेट का है, आपके पास में 10 टब इंडिगो के हैं और आपके पास में 1000 टब्स किसके हैं? ब्लू के। तो मान लो इसी रेशियो में लाइट हमारे अर्थ पे आ रही। अब वॉयलेट भले ही आप कितना ही अच्छे से क्यों ना घोल लो, पर जब क्वांटिटी ही ब्लू की ज्यादा है तो ब्लू ही ज्यादा दिखाई देगा ना। सिंपल सी बात है। और दूसरा रीजन होता है क्योंकि ये बताएगा। पहली तो ये चीज़, और दूसरे हमारी आइज उस कलर की तरफ ज़्यादा सेंसिटिव होती है जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा हो। तो इसलिए वॉयलेट और इंडिगो के ज़्यादा स्कैटर होने के बावजूद भी हमें स्काई ब्लू दिखाई देता है, क्योंकि ब्लू की वेवलेंथ इन दोनों कलर से ज़्यादा है। अब हमारी आंखों को भी वो कलर ज्यादा अच्छे दिखाई देते हैं जिनकी वेवलेंथ ज्यादा हो। आपको अगर मैं सातों कलर दिखाऊं तो सबसे ज्यादा शार्प कौन सा कलर दिखाई देता है? रेड। अब वॉयलेट, इंडिगो और ब्लू में से हमारी आंखें किसको ज्यादा ऑब्जर्व करेंगी? ब्लू को, क्योंकि वॉयलेट, इंडिगो से ज्यादा वेवलेंथ किसकी? ब्लू की। और बाकी के ऊपर के कलर उतना स्कैटर ही नहीं होते, बाकी के कलर उतना स्कैटर होते भी नहीं है और उनकी क्वांटिटी भी कम होती है सन से आने में। बस एक रेड कलर है जो बिल्कुल स्कैटर नहीं होता और दूर कहीं जाके स्कैटर होता है, जो कि अगले वीडियो में पता पड़ेगा कि शाम को क्यों रेड कलर का स्काई दिखाई देता है, ठीक है। तो तीसरा रीजन कौन सा हुआ? हमारी आइज। हमारी आइज को वॉयलेट, इंडिगो और ब्लू में से ज्यादा ब्लू दिखाई देगा, क्योंकि ब्लू की वेवलेंथ इन दोनों से ज्यादा, ठीक है, इन दोनों के कंपैरिजन में ज्यादा है। हमारा लास्ट वीडियो वाई स्काइज ब्लू देखने के बाद में दिमाग में ये सवाल ज़रूर रहा होगा ना कि सुबह और शाम को सन रेड क्यों दिखाई देता है। ये जानने के लिए सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि जिस इंस्टेंट पे आपके लिए सुबह हो रही होती है उसी इंस्टेंट पे अर्थ पे किसी और जगह पे शाम, रात या दोपहर या दिन का कोई और समय हो रहा होता है। इसका रीज़न ये है कि अर्थ हमेशा अपनी एक्सिस पे घूमती रहती है। इसको रोटेशन ऑफ अर्थ बोला जाता है और अर्थ ये रोटेशन 24 आवर्स में कवर करती है, जिसकी वजह से हमारे दिन के अलग अलग टाइम बनते हैं। और दिन के अलग अलग टाइम से हमारा मतलब ये है कि सन की पोजीशन उस जगह पे बदलती जाती है। तो सन हमको ईस्ट टू वेस्ट राइज होता हुआ और सेट होता हुआ दिखाई देता है। अब जब सन से लाइट आती है वो लाइट हमारे एटमॉस्फेयर के पार्टिकल से टकरा के स्कैटर होती है और इस स्कैटरिंग की वजह से ही हमको दिन के समय स्काई का कलर ब्लू दिखाई देता है। होता क्या है, दिन के टाइम पे तो जब सन हमारे क्लोज होता है ना, सन एक्चुअल में हमारे से क्लोज होता है, सुबह से लेकर दोपहर तक सन हमसे क्लोज होता है, तो हमें स्काई ब्लू दिखाई देता है। सुबह अभी अपने यहाँ पे दोपहर या ड्यूरेशन डे टाइम चल रहा है, मान लो 11, 12, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे तक दोपहर चल रही है। पर हमसे पहले की जो कंट्रीज है, जैसे मान लो हमसे ईस्ट में जो ज्यादा है, जैसे जापान,
बहुत ज्यादा ईस्ट हो गया वो तो, थोड़ा और ले लो इधर की तरफ, म्यांमार ले लो या उससे आगे की थोड़ी सी कंट्री ले लो, चाइना ले लो, चाइना में भी शाम हो रही, ठीक है। तो उसके लिए सन हमारे रिलेशन में दूर हो गया, अब वहां पे उसके लिए सन हमारे रिलेशन में दूर हो गया। अब सन से जो लाइट हम पे आ रही है उसमें से तो ब्लू स्कैटर हो रहा है, बट जो लाइट आ रही है वो रुक तो नहीं रही ना हमारे पास में, वो लाइट और आगे जाएगी, और आगे जाएगी, कहां तक जाएगी, चाइना तक जाएगी। अब वो ब्लू स्कैटर हो के स्कैटर अवे हो जाता है, स्कैटर अवे मतलब घुल गया, पूरी तरह से फैल ही जाता है। बट हमारे यहां पे क्लोज रेंज में जब हमारे पास में सन है तो रेड स्कैटर नहीं हो रहा, रेड दूर जाते 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 स्कैटर होता है, बहुत डिस्टेंस पे जाते हुए फैलता, ठीक है। बस वही है गान, रेड एक्चुअल में सबसे कम स्कैटर होता है। अब ये जो लाइट ज़्यादा स्कैटर नहीं होती, ये दूर तक चली जाती है, और जब सन हमारी आंखों से बहुत दूर होता है, मतलब मॉर्निंग और इवनिंग टाइम पे, तब ये रेड लाइट हमारी आंखों तक पहुंचती है, जिसकी वजह से हमको सनराइज और सनसेट के टाइम पर सन रेड अपीयर होता है। और यही कारण है कि ट्रैफिक सिग्नल्स में रेड लाइट का यूज़ करा जाता है, क्योंकि रेड लाइट दूर तक जाती है चाहे मौसम कैसा भी हो।